हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव। आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी एंसेस्टर्स जो हैं वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। वो खुद कानपुर में पैदा हुई हैं, उनकी परवरिश दिल्ली में हुई है। उन्होंने नाम मुंबई में कमाया है और पूरे इंडिया के वासियों के दिलों में वो राज करती हैं। और आई होप आप अब तक समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अनुप्रिया, आपका बॉलीवुड लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Rahul. Pleasure. सबसे पहले मैं आश्रम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, बट क्योंकि दिवाली गई है तो इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इतना लंबा एक हमारे यहाँ पूरा त्योहारों का सिलसिला रहता है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये सारे फेस्टिवल्स आप कैसे मना रही हैं, किस तरह से आपने एंजॉय किया फैमिली के साथ। मैं फोटोज देख रहा था आपके इंस्टाग्राम पे। Thank you. हमारे यहाँ भी वही एक सिलसिला होता है, धनतेरस से चालू होता है। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली एंड ऑफ कोर्स एक दिन छोड़ के भाई दूज। तो वो 4-5 दिन का सिलसिला होता है। आई ऑल्सो ऑलमोस्ट आई थिंक मोस्टली एवरी ईयर आई मेक श्योर दैट दीज 4-5 days आई एम एट होम बिकॉज दैट्स लाइक डन टाइम विद द फैमिली। और my brother really looks forward to Rakhi and Bhai Dooj both because those are his days. तो इसीलिए I always try making sure that I'm here on Bhai Dooj. तो हमारे यहाँ मोस्टली पूजा ही होती है हर दिन। एक छोटी सी पूजा धनतेरस में of course we try buying something auspicious for the household. एंड वो अब मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मेरे पापा करते थे, नाउ माय मदर इंसिस्ट that मैं अपने हाथ से खरीदूं। This time I was traveling on धनतेरस because मैं उसी दिन वापस आई थी शूट पे, so I couldn't make it. But yeah, छोटी दिवाली के बाद I was home. And the only difference I think is कि बड़ी दिवाली में हमारी एक और बड़ी लंबी पूजा होती है जो 2-3 घंटे चलती है। बस बाकी दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, just time with family. ओके, अनुप्रिया, अगर हम लोग बात करें आपके रिसेंटली रिलीज प्रोजेक्ट आश्रम 2 की, सो आश्रम के बाद आश्रम 2 ने और बड़ा धमाका किया है। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो जो ओटीटी की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है कि आपका फर्स्ट डे का जो व्यूअरशिप है उसमें 100 नहीं 500% तक का व्यूअरशिप का जो ग्रोथ आया है। सो इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इस तरह का ग्रोथ रिसेंटली किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया किसी दूसरे सीजन को। अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट सीजन बहुत बड़ा हिट रहता है बट सेकंड सीजन में वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा डाउन, बट इस बार आश्रम ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं अभी। I mean, I'm just very blessed and happy. See, the entire credit goes to Prakash sir and MX, and of course the entire cast after that. सारी एक्टर्स जो आश्रम में जुड़े हुए हैं वो सभी एंड मेरे लिए सबसे बात ये है कि मुझे एक तो प्रकाश सर के साथ काम करने का मौका मिला था जी, और जो एक कास्ट जिनसे मैं सबसे पहली बार मिली थी एक्चुअली माई सक्सेस मीट में, जो हमारी फर्स्ट सक्सेस मीट थी। मेरे ज्यादातर 3-4 लोगों के साथ ही हैं, दर्शन, राजीव, so आधे लोगों से मैं मिली ही नहीं थी। I had only, I'd known of them. The first time I met them during a second meet was so overwhelming because we all literally on the same page. We all were actors who just wanted to work, and there was no garb. There was no like, there was nothing to really be kind of disconnected about. We were literally all feeling as if we belonged to one pot. And that was amazing. That feeling was amazing. And since then I've felt even more proud to be a part of Ashram. So अभी जो second season को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और even I heard the same thing that the first day viewership just skyrocketed and bypassed the first season completely. It just I feel thankful and I feel gratitude कि हाँ we could make and meet up the expectations, and we didn't let the audiences down. I think that's like a big sigh of relief because second season is a tricky space, वो expectations को meet करना बहुत tricky हो जाता है। जी, अनुप्रिया, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आश्रम जब रिलीज हुई थी
तो किसी को नहीं पता था कि ये 2 सीजन होंगे या 3 सीजन होंगे, बट क्योंकि आप खुद उस सीरीज का हिस्सा हैं, सो जब आश्रम हिट हुई थी तो आपके दिमाग में ये आया था कि आश्रम तो हिट हो गया, आप लोग वेट करो, आश्रम 2 इससे भी बड़ा हिट होगा और उसके बाद हम 3 लेके आएंगे। सो क्योंकि आपको सारी चीजें तो पता ही होंगी। So Ashram, is supposed to be one season of 9 to 10 episodes, or maybe 11 episodes or 12 episodes. I don't know the number of episodes we had thought. I think in my head it was always 10. But I think जब वो बन के उसको edit करना चालू किया, they realized that their material is far more and they wanted to increase the number of episodes and bring it out in 2 parts. That's how it became part 1, part 2. Okay. And second season for us is still left to be shot, which was always planned. हरदम से था कि second season shoot होगा ही because the story is progressive. Okay. So that we are now thinking of shooting somewhere in Feb, I think. Okay. Because इतना ज़्यादा demand है आश्रम का, so everybody is trying to really speed up the process and come back with second season as soon as possible. जी, अगर हम लोग आश्रम की बात करें तो आपको ये शुरुआत में बताया गया था कि इसमें बॉबी देओल जो हैं वो बाबा का रोल करने वाले हैं। सो 90s के किड के दिमाग में जो है बॉबी देओल की एक अलग ही इमेज है। सो जब पहली बार आपको पता चलता है कि अच्छा बॉबी देओल ये रोल करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में क्या आया था कि अच्छा वो कैसे करेंगे, या फिर क्या आपके दिमाग में क्या आया था? Even I was very amazed. I hadn't. It's such an unlikely casting, and as you said, Bobby has always been for me this chocolatey sweet boy, like good-looking, handsome hunk. I remember him from Badal and all of that. So, like, I never could really imagine him to fit into a Baba character, and I don't know. I mean, I obviously didn't ask her. I didn't think beyond that. I mean, Prakash sir's decision. So we all kind of had faith, and it was always interesting in a way to see what Bobby would do. That kind of thing was intriguing. So for me, maybe I thought maybe this is an unusual casting to bring in the surprise element. But it's only when I saw the performance that Bobby had rendered. इतनी perfect performance है उनकी, और उनका जो एक chocolate boy और जो एक innocence की बात कर रहे हैं ना, that's worked for the character. Because he looks smart in terms of his body language, his body, and his personality. He looks like someone you want to follow. And उसका जो innocence है, despite the fact that he's a grey or a completely dark character, you kind of believe what he's saying. In fact, there is one of my favorite scenes in second season now where he's the biggest, sorry for the language jerk possible, and he's still kind of defending himself with a straight face. And I'm just thinking in my head, yeah, this is what they do, don't they? Like, they might be the wrongest people on earth, but they will just say things in such a way that you will believe them and you will feel like an idiot to question them. So he's perfect for that character. जी, अनुप्रिया, मैंने दोनों सीजन आश्रम के देखे थे, और आपका जो कैरेक्टर है वो, अगर हम बॉबी की स्टोरी को एक साइड में रखें तो दूसरे साइड की स्टोरी आप उसको लीड कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि आपके आने के बाद ही जो पुलिस फोर्स में आदर्शन है वो वो एक काम करना शुरू करते हैं। सो जब आपके पास एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि पूरी स्टोरी को दूसरे साइड से लीड कर रहा है, सो ये किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर आप फील करते हैं, या फिर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्योंकि ये रोल निभाना उतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक कैरेक्टर है जो कि आपको देख के चेंज हो रहा है और स्टोरी आपके साथ इवॉल्व कर रही है दूसरी साइड की। सो आप उसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सकें। मैं ना हरदम एक स्क्रिप्ट को होलिस्टिकली अप्रोच करती हूँ एज अ सीरीज। मैं कभी भी अपने पार्ट को अलग से नहीं देखती। इट्स ऑलवेज इन कोरिलेशन टू द एंटायर स्क्रिप्ट, टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, टू व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद द अदर एक्टर्स। और मेरे लिए जो हमारा ट्रैक है उसमें मैं, विक्रम, दर्शन ऑफ कोर्स एंड राजीव आर सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स अ सिंगल गोल। ऑब्वियसली हाँ, ये है कि मैं उसको लीड इस तरह से कर रही हूँ बिकॉज मैंने उनको सबको मोटिवेट किया टू फाइट फॉर जस्टिस। एंड जब भी कहीं भी सीरीज में अगर दर्शन या कोई भी जो अदर कैरेक्टर्स या काइंड ऑफ लूजिंग देयर वे, आई काइंड ऑफ स्टिल टिक ऑन एंड स्टैंड माय ग्राउंड सेइंग कि नहीं, ये तो करना है, ये सही है, ये गलत है। और क्योंकि मैं लड़की होकर एंड वो भी डॉक्टर होकर इन्वेस्टिगेशन और एक रिस्की एटमॉस्फेयर में इतना
इतनी निडर रह सकती हूँ, तो वो सबको मोटिवेट करता है। आई थिंक एज आई सेड, मेरे लिए पूरी स्क्रिप्ट मैटर करती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यह है कि जितना जो आपका कैरेक्टर कह रहा है और आपने अपने कैरेक्टर एक जो सुर बनाया है, वो आप कैसे दर्शा सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। मेरे लिए यहाँ कभी कभी होता था कि जैसे मैंने शायद पहले सीजन में भी बोला था कि हम लोग नताशा की बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा स्प्राइटी रखना चाहते थे, थोड़ा भावुक स्प्राइटी, जो एक डिटेक्टिव मेंटालिटी है, थोड़ी इम्पल्सिव भी है। पर वो जो भी सिचुएशंस में है वो काफी सीरियस गंभीर सिचुएशंस हैं, जिसमें वो सबसे ज्यादा मैच्योरली भी डील कर रही है चीजों के साथ। यू नो, वो एज आई सेड, वो फर्मली स्टैंड कर रही है अपने डिसीजंस पे और अपने बिलीफ्स पर। तो उसको बहुत आप फिकल नहीं बता सकते। तो वो एक जो लाइन मेंटेन करना पड़ता था कि वो थोड़ी ब्राइटी और निडर लगे, लेकिन उतनी ही गंभीर भी लगे पर बोरिंग ना लगे। That used to be a little bit of a trick, and I had great fun shooting with such wonderful actors. तो जहाँ अगर आपके पास ऐसे डायरेक्टर होते हैं प्रकाश सर जैसे और अच्छे एक्टर्स होते हैं, आई थिंक half the work is done there. Okay, अनुप्रिया, अगर हम लोग आश्रम या आश्रम 2 की बात करें तो ये MX Player पर रिलीज हुई है, जो एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जो कि एड के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करता है और ऑडियंस को आपको फ्री में सारा कंटेंट देखने के लिए मिलता है। सो डू यू थिंक के क्योंकि MX Player पे हमारे लिए फ्री में कंटेंट देखने के लिए मिलता है, एक तो पहला रीजन ये, दूसरा ये कि जो कंटेंट बनाया है आपने आश्रम का वो हर जनरल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हर किसी के गली मोहल्ले के बाहर कोई ना कोई बाबा है या फिर दूर से कोई परेशानी होती है तो घर वाले लेके जाते हैं वहां पे। सो आपके लिए क्या लगता है ये सारा जो सिनेरियो एक साथ बैठा आश्रम 2 की सफलता में, वो कितनी हद तक बड़ा योगदान दिया इसने? दोनों चीजों ने। मेरे हिसाब से ये काफी बड़ा रिस्क भी था, जिसके लिए मैं MX Player को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अनयूजुअल ये टॉपिक है। और हमारे यहाँ जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ धर्म से रिलेटेड चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, उनका वो बैकफायर भी कर सकती हैं। इस तरह का स्टैंड लेना और इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना, इसको आगे लाना विदाउट बीइंग बायस्ड, बहुत बड़ी बात। तो एज अ स्टूडियो आई रियली अप्रिशिएट MX Player फॉर स्टैंडिंग फर्म विद सच अ प्रोजेक्ट एंड प्रकाश सर ऑल्सो। मैं हरदम ये कहती हूँ कि प्रकाश सर से बेटर डायरेक्टर इस सब्जेक्ट लिए नहीं हो सकता, बिकॉज दैट्स हिज एक्सपर्टीज। वो हरदम पोटेंट सोशली रेलेवेंट चीजों पे बात करते हैं without passing a judgment. He lets the viewers decide for themselves. Having said that, मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा कि एक इस तरह का टॉपिक है जो सब रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो मासेस हो, चाहे वो एक नीश ऑडियंस हो। सबकी लाइफ में इंडिया में इस तरह के बाबाज, गॉडमैन, स्पिरिचुअल लीडर्स कहीं ना कहीं रहे हैं। एंड ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है जिसपे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आज मैं अपनी मदर के साथ बैठ के देखी आज फाइनली, एंड हम लोगों ने विद इन वन एपिसोड एंड विद इन मे बी 20-30 मिनट वी रिकाउंटेड सम 5 to 6 stories. Okay. And every now and then we were saying, ये तो ऐसा होता है ना। My mother was kept on saying कि ऐसा ही होता है, ये होता है, ये भी होता है, इसी तरह समझते हैं लोग, इसी तरह हम भी believe. She was saying there was a time I would not believe, when someone that she was talking spiritually inclined towards, उनके बारे में जब कोई गलत बात करता था तो ये भी मेरी मदर भी बिलीव करती थी। तो आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल टॉपिक है, लेकिन लोग अभी भी खुल के सोचना नहीं चाहते। ऐसा टॉपिक है जो सबकी लाइफ में है, लेकिन उस पर चर्चा अभी भी उतनी नहीं होती है खुले तरीके से। लोग फेस नहीं करना चाहते इन सच्चाइयों को। मेरे को लगता है इसलिए इट्स डूइंग सो वेल। एंड दूसरा ऑब्वियसली ये अच्छी बात है कि MX ने उसको फ्री में देखने का मौका दिया है सब, तो लोग आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं। दैट बर्डन इज नॉट देयर ऑफ हैविंग टू सब्सक्राइब। नाउ आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मॉडल अकॉर्डिंग टू मी कि आप अच्छा कंटेंट सामने रखें और फिर एडवर्टाइजिंग से कमाएं, तो हमारा कंटेंट लोग आराम से देख सके। जी, अनुप्रिया, मैंने रिसेंटली आपके बारे में एक स्टोरी पढ़ा था जहाँ पे आपने एक ऐसा ही बाबा या धर्मगुरु के बारे में एक ऐसा स्टोरी शेयर किया था। सो
क्या आप वो स्टोरी आप बता सकते हैं, क्योंकि आश्रम 2 अपना काम कर रहा है, बट कई बार होता है कि हम जब छोटे होते हैं या फिर हम लोग को उतनी समझ नहीं होती है, सो हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, बट जब आपको समझ आता है कि ऐसी चीज है, और आपका जैसे आपने कहा कि फेथ की बात होती है, तो दिमाग जो होता है वो आपको मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या फिर आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा इलेबरेट करके हमें बता सकते हैं थोड़ा सा? See, the only thing I can say is, because I wouldn't want to go into too many details Sure. at this point. I've spoken about it already. The only thing is that this is a very common factor कि आप जब किसी पे बिलीव करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, जी, और हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने की, जी, या अपना बर्डन ऑफ ट्रूथ किसी और पे डालने की, कि अरे हमें कोई बाबा मिल गए हैं, कोई स्वामी जी मिल गए हैं, स्पिरिचुअल लीडर मिल गए हैं, ये हमें गाइड करेंगे, ये हमारी मुश्किलों को खत्म कर देंगे और चमत्कार करेंगे हमारी लाइफ में। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वहां से चालू होती है, बिकॉज़ यू एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, एंड कहीं ना कहीं आप अपने कर्म से और हार्डवर्क से छुपना चाहते हैं। जी, तो उसके लिए क्या होता है कि अपनी जो लाइफ की इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग और एक होता है ना अथॉरिटी, आप किसी और के हाथ में देने को तैयार हो जाते फॉर दैट, एंड देन यू डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्सन। जी, तो मुझे लगता है कि जो जड़ है इन प्रॉब्लम्स की वो यहाँ से चालू होती है कि आप आउट ऑफ फियर फंक्शन कर रहे होते हैं, आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत कोई और आपके लिए करके दे दे, बाबा या कोई साधु, एंड आप अपनी जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंप देते हैं। और फिर अगर उन्होंने एक दो अगर चमत्कार कर डाले या कुछ अच्छा कर डाला, या आपको बाय चांस से कोइंसिडेंटली कुछ ठीक हो गया, तो फिर आपको लगता है कि बस यही मेरी आस्था है और अब मेरा जीवन यहीं से सफल हो जाएगा। और जब वहां आप को चीजें सामने आती हैं या फिर आप रियलाइज करते हैं कि इतनी साफ सुथरी जगह नहीं है जितना आपने सोचा था, it becomes very difficult to accept it, because it's like going back to facing life कि no, you are all alone and the only person who can help you is you, and you really don't have a choice to give your life's authority to someone else. So I think main problem is not what is happening, the problem is why is it happening, and how do we stop that? मुझे नहीं लगता कि किसी में आस्था रखने में प्रॉब्लम है, किसी को फॉलो करने में प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअलिटी के लिए हरदम कोई ना कोई मीडियम जरूरी होता है, बट अपनी सेंसेस ऑफ राइट रॉन्ग, क्या सही है आपके लिए, कहाँ आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, या कहीं आप अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो अपनी इंस्टिंक्ट्स को मायने देना बहुत जरूरी। जी, अनुप्रिया, क्योंकि एमएक्सप्लेयर की बात हो रही है और प्रकाश सर का नाम इतनी बार आ चुका है, सो मैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे बिना आपको नहीं जाने दे सकता। प्रकाश सर के बारे में मेरा मतलब, मैं उनसे एक बार मिला हूँ और वो इंटरव्यू मैंने अपने फादर को दिखाया था, एंड ही सेड के थोड़ा और पढ़ लिख के जाना अगली बार जब जाओ इनके सामने। सो कि आप कुछ भी आप मतलब जो भी देखें वो लगेगा कि आप अभी भी थोड़ा कमी रह गई। सो जब आप उनके साथ सेट पर होते हैं, सो कितनी फ्रीडम होती है या कैसा माहौल होता है? क्या आप, क्योंकि वो उनका इतने बड़े डायरेक्टर हैं और उन्होंने इतनी शानदार फिल्में बनाई हैं जो कि सीधा आपके समाज के साथ सरोकार रखती हैं, और ऑडियंस ने उन फिल्मों को तब पसंद किया था जब हम लोग, आज का माहौल नहीं था। अगर हम बात करें 2000 के स्टार्टिंग में अजय देवगन के साथ जो भी उनका कोलैबोरेशन था, सेट पर उनके साथ किस तरह से आप डील करते थे, या अगर कभी कोई क्वेश्चन आया तो झिझक हो जाती थी कि अरे प्रकाश सर से पूछूं या ना पूछूं, या उन्होंने बोल दिया तो राहुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बिकॉज सर इतने लर्निड हैं, वो बिना बोले उनकी ना जो एक वाइजनेस है वो सामने आती है। एंड हाँ, एक डिस्कशन करते वक्त अगर कोई नॉर्मल डे टू डे लाइफ टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, वो सब डिस्कशंस करते वक्त सच में कभी कभी डर लगता है, बिकॉज यू नॉट श्योर दैट वेदर यू हैव इनफ टू से और वेदर यू हैव इनफ ऑफ नॉलेज, बिकॉज ही विल नेवर इन्फोर्स हिज ओपिनियन ऑन यू।
the best part about him is he's so opinionated about everything in his society, but he will never ever give you his opinion. जी. And even a discussion is in such a way that he lets you speak. You know, only बहुत थोड़ा बीच में आप बोलेंगे आपसे वो, और बीच में इंटरेक्ट करेंगे, कभी भी टेक ओवर नहीं करेंगे in a discussion. As an actor, in fact, I haven't had more freedom at all in the last 7 years of my life than I had with Sir. Okay. He literally comes down to your level and talks to you as an equal. जी. जितना आपका एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो उतने ही लेवल पे आके आपसे डील करेंगे. And with utmost respect and utmost care. And the environment on the set was so beautiful. It was so fun, chilled out. मतलब इतना हेक्टिक काम हो रहा था, बट पूरे समय एक बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट रहता था सेट पे. और उसकी सबसे बड़ी रीजन सर थे, क्योंकि वो बीच बीच में जोक क्रैक करते रहते थे, बीच बीच में हंसाते रहते थे. किसी भी क्वेश्चन को पूछने में कभी डर नहीं लगता था. वो इतना सिंपल उसका जवाब देते थे और साथ में एक जोक भी मार देते थे. तो आप मतलब आप जिससे अच्छा फील करते थे कि हाँ ठीक है, आई डिडंट मेक अ फूल ऑफ माय सेल्फ. So it was the easiest to work with him and most inspiring. अनुप्रिया, एंड में मैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि आश्रम 2 बहुत बड़े हिट रहे हैं. आश्रम 3 से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं. एज एन एक्टर आप उस पर काम करने वाली हैं. सो मैं आपसे 3 चीजें पूछना चाहूंगा कि आप ऑडियंस के लिए क्या बताना चाहेंगे कि आश्रम 3 से वो 3 चीजें, ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और टेंटेटिव अगर आप बता सकते हैं कब तक आप लोगों के सामने लेकर आएंगे. बाप रे, डिफिकल्ट है यार, मुझे स्टूडियो वाले मारे नहीं. बट I don't know what to tell the audiences in terms of the storyline, because I also have a very little idea about it right now. Okay. Sir is not making it, and I haven't tried asking because it's Sir's, territory. And as long as he's there and taking care of it, we don't need to bother. I can just say I feel it will be far more intense. A lot will unravel. अभी भी जो second season तक एक redemption नहीं है, probably third season will move towards that. And थोड़ा I think हम लोग past में भी जाएं कि कैसे चीजें चालू हुई थी. Like कई बार मेरे पास questions आते हैं कि चीजें चालू कैसे हुई थी, उसका पता नहीं चला. तो मुझे लगता है कि हम थर्ड सीजन में शायद एक्सप्लोर करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर अगेन. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड, हम लोग फेब-मार्च में शूटिंग का प्लान कर रहे हैं. तो मे बी बाय मिड नेक्स्ट ईयर और टुवर्ड्स August of next year probably we'll be out with the third season as well. I can just hope that the audiences would be far more entertained and more than anything else, even अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर उनको कुछ चीज समझ में आ जाए और वो खुद एक स्टैंड ले लें, अपने आसपास लोगों को हेल्प कर दें, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट विन. जी, आई थिंक आश्रम के बाद ऐसी चीज होगी, क्योंकि इसने कई लोगों का ओपन माइंड से सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम लोग जो सोच रहे हैं किसी के बारे में या जो आस्था रख रहे हैं वो सही है या गलत है. सो थैंक यू फॉर यू एंड MX Player एंड प्रकाश सर, बॉबी सर, कि वो लोग ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए कि जो कि ऑडियंस को बहुत कुछ समझा रहा है. एंड थैंक यू अनुप्रिया बॉलीवुड लाइफ के साथ बात करने के लिए. एंड आई होप आपने जो काम किया है उसको लोग और पसंद करें आश्रम 3 में, और जो आश्रम 3 से आपकी एक्सपेक्टेशन है वो सारी पूरी हो. Thank you, Rahul. Lovely talking to you. Thank you for having me here.